हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इम्यूनोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते समय आज हम इसके सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। इस सेकेंड पार्ट में हम इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इसके लास्ट में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर देखें तो अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमारी आनुवंशिकता पर निर्भर करती है और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ये इन्फेक्शन से पहले ही हमारे शरीर में मौजूद होती है और जो भी हमारे शरीर में कंपोनेंट्स नेचुरली बने हुए होते हैं उन पर ये निर्भर करती है। इसका जो रेस्पॉन्स होता है बहुत ही फास्ट होता है और इन्फेक्शन के विद इन मिनट्स भी ये इम्यूनिटी शो हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा विविध प्रकार के बैक्टीरिया इत्यादि के प्रति अपना रिएक्शंस दिखाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही विशिष्ट नहीं होते हैं और मोस्टली जितनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया होती हैं उसके प्रति ये अपना रिएक्शन शो करते हैं। इनेट इम्यूनिटी की कोई मेमोरी नहीं होती है। बॉडी को याद नहीं रहेगा कि कब आपको पहले इन्फेक्शन हुआ था। उसका रिएक्शन जो है वो सेम ही रहेगा हर बार, चाहे आप 5 बार 6 बार कितनी भी बार आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो ये कोई मेमोरी सेल्स वाला सिस्टम नहीं होता है। इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी में सेल्स मल्टीप्लाई नहीं होती हैं। इसमें क्लोनल एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर कोई ना तो विभाजन हो रहा है और ना कोई विभेदन हो रहा है, तो कोशिकाओं की संख्या वही रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी जो हमारी जन्मजात इम्यूनिटी होती है, बेसिक इम्यूनिटी होती है, उसको हम कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी किस मैकेनिज्म से काम करती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जैसे ही कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर पर आता है या लगना होता है तो हमारी जो शरीर की त्वचा है वो सबसे पहला बैरियर होती है और वहाँ पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरस है वो सब चिपक सकते हैं। तो जो सरफेस होती है हमारे शरीर की वो एक मैकेनिकल बैरियर की तरह या भौतिक अवरोध की तरह से कार्य करती है। किसी तरह से अगर वो हमारे मुख गुहा में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद स्टमक की जो एसिडिक पीएच होती है वो भी एक बैरियर की तरह काम करती है। इतनी एसिडिक पीएच स्टमक की, जैसे कि एसिडिक पीएच लगभग 2 के बराबर होती है, तो इतनी पीएच में बैक्टीरिया का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर नेज़ल मार्ग से, नाक के मार्ग से अगर बैक्टीरिया प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे नाक में जो बाल होते हैं सीलिया या फिर होते हैं बहुत सारी जगहों पे, तो वो सीलिया भी एक मैकेनिकल बैरियर की तरह से कार्य करने का बीड़ा उठाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये भौतिक अवरोध जो है वो हमारे शरीर में रहते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के जो तरल पदार्थ हैं वो तरल पदार्थ उसके बाद अगर मान लीजिए बैक्टीरिया प्रवेश भी कर चुके हैं बॉडी में और ऊपर लिखे हुए मैकेनिकल बैरियर्स फेल हो जाते हैं तो बैक्टीरिया को सामना करना पड़ेगा ह्यूमोरल मैकेनिज्म का, यानी हमारे शरीर में तरल पदार्थों में मौजूद जो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका। तरल पदार्थ जैसे ब्लड है तो ब्लड में लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि अपघटनकारी एंजाइम्स होते हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये पूरा
सीरीज ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि ह्यूमोरल मैकेनिज्म के लिए काम करते हैं। इसके अलावा इंटरफेरॉन्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तरल के रूप में हमारे शरीर में मौजूद होती हैं और हमारे शरीर की रक्षा का कार्य कर सकती हैं। इसके बाद जो तीसरा इनेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म आता है वो होता है सेल्यूलर डिफेंस। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं जिनमें कि सबसे प्रमुख हैं नेचुरल किलर सेल्स, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो सकती हैं, मैक्रोफेजेस हो सकती हैं, मास्ट सेल्स हो सकती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स हो सकती हैं। तो ये सभी कोशिकाएं जो है कीटाणुओं के भक्षण का कार्य कर सकती हैं, फैगोसाइटोसिस से मार सकती हैं। इनके अपनी क्रियाविधियां होती हैं जिनके द्वारा ये शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इनेट इम्यूनिटी के जो मैकेनिज्म्स हैं वो तीन हो सकते हैं। पहला मैकेनिकल, दूसरा ह्यूमोरल और तीसरा सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म। अब आइए एडाप्टिव इम्यूनिटी, यानी वो इम्यूनिटी जो हमने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर की होती है। इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की द्वितीय रक्षात्मक पंक्ति होती है। इसमें जो शरीर हमारी प्रतिरोधकता दिखाता है वो हमने अपने जीवन काल में अर्जित की होती है। ये जो है हमारी आनुवंशिकता पे आधारित तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पार्ट ये इसलिए निभाती है आनुवंशिकता इसमें, क्योंकि हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ही कोशिकाओं की वृद्धि होगी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता होगी बेसिक, और उसके ऊपर भी ये थोड़ा सा डिपेंड करती है। अडैप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ा धीरे कार्य करती है। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं रेस्पॉन्ड करने में बॉडी को, और ये बहुत ही विशिष्ट होती है। विशिष्ट इसलिए होती है कि प्रत्येक एंटीजन के लिए कोई विशिष्ट कोशिका ही कार्य कर सकती है, और प्रत्येक सेल जो है एंटीजन में मौजूद एपिटोप के लिए कार्य करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही विशिष्ट होती है। इसके अलावा इसमें मेमोरी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो मेमोरी सेल्स हैं वो सेकेंड एक्सपोजर के समय या जब हमें दूसरी बार इन्फेक्शन लगता है तो बॉडी को याद रहता है, मेमोरी सेल्स होती हैं जिससे बॉडी को याद रहेगा कि ये एक्सपोजर पहले भी हो चुका है, और इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। दूसरा है, नेक्स्ट है क्लोनल एक्सपेंशन। इस इम्यूनिटी में हमारे शरीर की कोशिकाओं में रक्षात्मक कोशिकाओं की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और विभेदन क्षमता भी उनमें पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और अगर हम वैसे देखें तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें शरीर की प्रणालियां कार्य करती हैं, और अगर नेचुरल ढंग से कार्य करती हैं तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमें कहीं और से सुरक्षा मिले। जैसे कि अगर हम देखें नेचुरली, अगर हम बात करें तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें मदर का मिल्क जो है वो बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करता है, प्लेसेंटा है वो बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करें तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमें वैक्सीनेशन से या टीकाकरण से मिलती है, जिसमें कि हम प्यूरिफाइड एंटीजेंस को अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं और एंटीबॉडीज़ पैदा करने की कोशिश की जाती है। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जिसमें बाहर से एंटीबॉडी
शरीर में इंजेक्शंस के माध्यम से दिए जाते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी है ये एक प्रकार की आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव भी हो सकती है, एक्टिव यानी जिसमें शरीर खुद काम करेगा रक्षा के लिए, पैसिव इम्यूनिटी जिसमें बाहर से हमें सुरक्षा प्रदान करने के साधन उपलब्ध होंगे। इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो प्रकार की है। आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन और बाहर से सीधे एंटीबॉडी का बॉडी में प्रवेश। नेचुरल इम्यूनिटी में अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा उसके प्रति रिएक्शन, और पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल अगर होती है तो ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा के थ्रू होती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो मैकेनिज्म्स हैं, इसकी क्रियाविधियां हैं, वो दो तरह की हो सकती हैं। पहला तो सेल के द्वारा, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं बॉडी के, और दूसरे होते हैं ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी जो हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं वो इस प्रकार की कोशिकाएं पैदा करेगा जिससे फैगोसाइटोसिस या अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म कर दिया जाएगा, उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्सेज में बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करते हैं, और कोशिकाओं के बाहर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, जो बैक्टीरिया इत्यादि प्रेजेंट हैं या उनके हानिकारक पदार्थ प्रेजेंट हैं, उनको मारने की कोशिश की जाती है, उनको हटाने की कोशिश की जाती है। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि एक तो अगर सेल के अंदर बैक्टीरिया पहुंच चुके हैं तब सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स आता है, और ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स कब आता है, जब सेल के बाहर बैक्टीरिया हैं और उनको एंटीबॉडीज के द्वारा किल करने की कोशिश होती है। अब बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स की। जब भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अपना काम करती है तब प्राइमरी रेस्पॉन्स के रूप में सबसे पहले टी कोशिकाएं विभेदित होना शुरू हो जाती हैं, और ये विभेदित होकर टी सेल्स में इफेक्टर सेल्स बनाती हैं और मेमोरी सेल्स बनाती हैं। दूसरा, इसको डेवलप होने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं। ये इन्फेक्शन को रोकने का कार्य नहीं कर सकती है। अगर पहली बार इन्फेक्शन है तो वो रुक नहीं पाता है इससे। दूसरी बार जब एक्सपोजर होगा सेकेंडरी रेस्पॉन्स में तो उसका रिएक्शन, टी कोशिकाओं का रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा और हमें दिखेगा, और इन्फेक्शन को रोकने में भी बहुत ही प्रभावी हो सकता है। इस प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर जैसे इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं हमारे बॉडी में अगर आ जाते हैं, इसी तरह से हाइपर सेंसिटिविटी अगर हमारे बॉडी में डेवलप हो रही है, ग्राफ्ट का रिजेक्शन इत्यादि है, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इसमें ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत ही क्लियरली हमें देखने को मिल सकती है। सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कैसे शुरू होता है वो मैं आपको बताती हूँ। टी सेल्स जो हैं वो सबसे पहले जो भी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद पेप्टाइड्स को पहचानती है। ये जो पेप्टाइड्स हैं ये किसकी मदद से पहचाने जाते हैं? मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC की मदद से ये पेप्टाइड्स जो एंटीजन की सरफेस पर मौजूद हैं वो पहचाने जाते हैं हमारी मैक्रोफेजेस नाम की कोशिकाओं के द्वारा। ये टी सेल का प्रकार होती हैं मैक्रोफेजेस, और वो ही सबसे पहले एंटीजन की सरफेस पर मौजूद पेप्टाइड्स को पहचानने का कार्य करती हैं। किसकी मदद के द्वारा? MHC प्रोटीन्स के द्वारा। इसके बाद वो
उसकी सतह पर मौजूद अन्य मॉलिक्यूल्स को भी पहचानती है और हमारे शरीर को ये मदद करती हैं पहचानने में कि ये जो मॉलिक्यूल आया है या ये जो पैथोजन आया है वो हमारे शरीर का हिस्सा है या नहीं है, यानी सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। तो ये पहचान का कार्य टी सेल ने सबसे पहले किया और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये बाहर का अणु प्रवेश कर चुका है शरीर में, तब वो इफेक्टर सेल स्टेज में आती हैं, यानी वो मल्टीप्लाई करती हैं और डेवलप होने की कोशिश करती हैं, विभेदित होने की कोशिश करती हैं और टी इफेक्टर सेल्स में परिवर्तित होती हैं, जिनमें ये क्षमता होती है कि वो इन्फेक्टेड कोशिकाओं को किल कर सके, उनको मार सके। टी लिम्फोसाइट इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो प्रकार की होती हैं। एक तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती है और दूसरी साइटोलाइटिक टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो है वो फैगोसाइट्स को, माइक्रोब्स को मारने में मदद करती हैं, जबकि साइटोलाइटिक टी लिम्फोसाइट्स खुद ही इन्फेक्टेड सेल्स को मारने में सक्षम होती हैं और उनके जो माइक्रोबायल प्रोटीन्स होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो टी इफेक्टर सेल्स थी उसमें दो प्रकार की कोशिकाओं ने विभेदन अपना दिखाकर, एक तो हेल्पर टी सेल्स और साइटोलाइटिक टी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने की क्षमता रखती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, दोनों इम्यूनिटी के क्या फीचर्स होते हैं, कितने प्रकार से इम्यून रेस्पॉन्स ये दे सकती हैं शरीर में, और थोड़ा बहुत हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में शॉर्ट में जाना है। अगले हमारे वीडियो में मैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बात करूंगी और तब तक हम नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। थैंक यू।